हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। अभी हम लोग जो है पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। आपको पता ही है कि पी वाई क्यू टू एफ वाई क्यू सीरीज हमारा चल रहा है, ठीक है। और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, आइदर फॉर सी डी एस, आइदर फॉर एनडीए और सी ए पी एफ और यूपीएससी सी एस सी, इवन स्टेट पी सी एस के, जो फर्दर आप सब्सक्राइब कर लो, फर्दर जितने भी एग्जाम्स आएंगे सारे के पी वाई क्यू टू एफ वाई क्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे ऑन और टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल बोथ, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट मिलेगा, यूट्यूब पे सारे वीडियोस होंगे, ठीक है। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। और प्लेलिस्ट को आप चेक करो, मैंने ऑलरेडी सी डी एस का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो ऑलरेडी 10 सालों का करा चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे अब देखना कितने हॉलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रूफ भी है जिसका मैंने टेलीग्राम से लिया हुआ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग डे 9 कर रहे हैं किसका, एनडीए पॉलिटी का, जो कि हमारा पार्ट है पीवाईक्यू टू एफवाई की सीरीज़ का। ये जो है कवर होगा इसमें कौन से टॉपिक्स जो 2023 में फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे एनडीए में, वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे विथ हॉलिस्टिक एक्सप्लेनेशन एंड पीवाईक्यू इंटरलिंकेजेस, ठीक है। ये यूज़फुल है सारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। आपको पता है कि हम लोग इसको ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि सीडीएस में ये कितने इंपॉर्टेंट है। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना वहाँ पे, ठीक है। और अभी देखो कि जो भी ये पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन तो हम लोग दे ही रहे हैं, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपको कैसे इंटरलिंकेज होना है। मैं आपको 2025 का जो पेपर एनडीए का जब डिस्कस करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ एनडीए के जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, पॉलिटी के, उसके कितने क्वेश्चन जो है डायरेक्टली 2025 में डायरेक्टली रिपीट हुए थे, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है करना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे होंगे ना, तो 10 में तो 7 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एनडीए के पीवाईक्यू से इधर वे में रिफ्लेक्टेड है, और जो वैल्यू एडिशन में बता रहा हूँ उससे इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है। तो डू वॉच टिल द एंड ऑल्सो चेक द प्ले लिस्ट फॉर द सेम, ठीक है। ओके, नाउ एनडीए 2023 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें मात्र एक क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट आर्टिकल 51A रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेसिकली कह रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि अंडर आर्टिकल 51A के अंदर आता है, ठीक है। और पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 4A में आता है, ठीक है। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था, ठीक है। इसका मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका पीवाईक्यू लिंकेज क्या है। जब हम लोग लास्ट में कर रहे थे यहाँ पे 2022 का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि ये कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था, ठीक है। इसके पहले वीडियोस में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसको लिया कहाँ क्या लिया, किससे गया था, तो यूएसएसआर से लिया गया था। जो 42nd अमेंडमेंट है वो 1976 में आया था। याद कैसे रख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन होता है ईयर को याद करने में, 42nd है, इस दोनों को जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा और ये 76 याद हो जाएगा। वैसे ही 44th अमेंडमेंट है, ये दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और ये 44th अमेंडमेंट 78 में आया था, ठीक है। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। देखो इसमें जो 42nd आया था उसमें काफ़ी सारे एरर थे या एक्सट्रीम प्रोविजन थे, ठीक है। तो उसको 44th अमेंडमेंट जो है, जो एक्सट्रीमिटी थी उसको हटाया था। तो ये काफ़ी लिबरल बोल सकते हो कि 44th अमेंडमेंट जो है काफ़ी लिबरल अमेंडमेंट एक्ट था, और मॉडिफिकेशन था इवन टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ 85th आया था जो है 2002 में आया हुआ था। ये जो है आर्टिकल 16 से रिलेटेड है। नो सो एक बार इसको चेक करना है यार, आर्टिकल 16 से तो नहीं पता है, बट लेट्स से कि ये 2085 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब आया था, 2002 में आया था। नाउ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बारे में देखो कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया हुआ था। और ये 8 शेड्यूल में क्या किसकी बात करते हैं हम लोग, लैंग्वेजेस की बात करते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस की बात करते हैं। और इसने जो 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया था, कौन सा था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कैसे याद कर सकते हैं, बीडीएमएस, जैसे कंप्यूटर में याद करते हो ना डीबीएमएस, वैसे ही इसको बीडीएमएस याद कर लो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये जो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। नाउ आपको बताना है कि जो करंट कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने लैंग्वेज एक्चुअली क्लासिकल मैंने पूछना चाह रहा हूँ, क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने हैं वो आपको कमेंट में बताना है, इस बात को कमेंट करो, ठीक है।
कि करंट क्लासिकल लैंग्वेजेस टोटल कितने हैं, ठीक है, उसके बारे में, और कौन कौन से हैं उसको कमेंट कर दोगे तो और आपका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था पार्ट 4A में, ठीक है, 51 आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 51A, और कितने ड्यूटीज़ को ऐड किए गए थे 10, बाद में एक और ऐड हो गया, अभी टोटल नंबर जो है 11 हो गया। इसको यहाँ पे देख लो कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। इट इंट्रोड्यूस 10 ओरिजिनल फंडामेंटल ड्यूटीज़, जबकि 11th जो है वो एडेड था बाई लेटर 86 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये क्या है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है बट लीगली इन्फोर्सिएबल है, मतलब इसका अगर इन्फोर्स नहीं हो तो आप जस्टिस सीक नहीं कर सकते हो, कोर्ट नहीं जा सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा, बट लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है इसको, इस बात का ध्यान रखना, बट बाउंडेशन नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। नाउ 2023 का जो सेकंड पेपर है उसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। अब ये देखो पॉलिटी के क्वेश्चन है, ये दो सम पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है, बट देखते हैं थोड़ा सा कि एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो एरिया वाइज एमपी जो है फर्स्ट नहीं है, 4th नहीं है, ये सेकंड है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, देखो ये नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल बिल्कुल सेलिब्रेट होता है, सॉरी, ठीक है। गुजरात स्टेट कंट्रीब्यूट करता है 7.9% शेयर इंडो नेशनल जीडीपी, ये बात सही है। तेलंगाना इज सिचुएटेड इन द डकन प्लेटू इन द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ इंडियन पेनिनसुला, ये बिल्कुल बात सही है कि तेलंगाना का लोकेशन बिल्कुल सेंट्रल में है, यहाँ पे देखो ये तेलंगाना है तो बिल्कुल सेंटर में है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, जबकि फर्स्ट कौन सा है, राजस्थान है। यहाँ पे सीक्वेंस देख लो कि फर्स्ट राजस्थान, सेकंड एमपी एंड थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ गुजरात यूपी आ जाएगा, ठीक है। बाकी सही है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोग नागालैंड में देखने को मिलता है, जबकि हॉर्नबिल हॉर्नबिल जो है एक तरह का बर्ड है, और ये स्टेट बर्ड है किसका, स्टेट बर्ड किसका है तो केरला का है, ठीक है। नाउ 104 एक बार कंफर्म करना यार, ये हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है केरला का क्या, कमेंट में प्लीज। वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज सिचुएटेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज कहाँ पे सिचुएटेड होगा, तो ऑब्वियसली बुद्धिस्ट है, लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो लेह में होगा। नाउ अल्मोड़ा एंड गंगटोक, ये देखो अल्मोड़ा कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू मनाली यहाँ पे आपको पता है कि ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। शायद गंगटोक भी उत्तराखंड में ही है, इसका एग्जैक्ट नहीं पता है तो नहीं बोल रहा हूँ, बट अल्मोड़ा उत्तराखंड में है और कुल्लू जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, ये क्या है, एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस है इसके पास में, और ये कहाँ पे है, लेह में है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो इस बात का ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ है वो। नाउ म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 243ZD। अब यहाँ पे हमको देखना है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ये म्यूनसिपलिटीज़ के अंदर आता है, म्यूनसिपलिटीज़ जो है वो शेड्यूल 12 में है, ठीक है। फिर इसका पार्ट देखोगे तो पार्ट जो है ये 9 में है, 9A में एक्चुअली, है ना। और क्या म्यूनसिपलिटीज़ पार्ट 10 में है, नहीं पार्ट 10 में तो नहीं हो सकता, शेड्यूल 10, ठीक है ठीक है, शायद 9A में है, इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म करना क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे पार्ट में, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें कितने कवर होता है, 18 सब्जेक्ट कवर होता है, तो इसको भी याद रखना। अब ना स्पेसिफिक आर्टिकल जो है ना वो याद करके रखना है, जेड सब में कॉमन होगा, DBEC, ये जो है कौन कौन से आर्टिकल से डील करता है उसको याद रखना, ठीक है। कहीं पूछा जा सकता है, जैसे रिजर्वेशन फॉर जो भी वीमेन है, या फिर रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो है म्यूनसिपलिटीज़ में कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। म्यूनसिपल इलेक्शन के बारे में जो प्रोविज़न है वो कौन से में आता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट जो है वो कौन से में आता है आर्टिकल में, तो इसका आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 243ZD जो है वो डील करता है किससे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से। यहाँ पे देखो यही बात कह रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 243E जो है ये किससे डिनोट करता है, तो ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से डील करता है। अब देखो दो चीज़ें,
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करेंगे तो डी से डिस्ट्रिक्ट और डी से जो आर्टिकल है उसका 243 ZD, ये याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है। नाउ अगर वही बात मेट्रोपॉलिटन सिटी आ जाए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आ जाए, तो वो किस में आएगा, मेट्रो ई में आएगा। ठीक है, ई को ऐसे रिवर्स कर दो, ऐसे ई लिखते हो उसको ऐसे कर दो, ये मेट्रो हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा पिक्टोरियली ध्यान में रह सकता है तो याद रह जाएगा। ठीक है, नाउ 139 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है इनके बारे में। नाउ यहाँ पे भी देखते हैं, सी एंड ही इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। सी एंड ही हैज़ ए राइट टू स्पीक इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट एनी राइट टू वोट, ये भी बात बिल्कुल सही है। वो बोल सकते हैं, वो बैठ सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, लेकिन उनको पास वोटिंग पावर नहीं होती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सी/ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बात सही है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। सी एंड ही इज़ ए होल टाइम कॉन्सोल फॉर द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये बात गलत है कि ये होल टाइम कॉन्सोल नहीं होते हैं, काउंसिल नहीं होते हैं। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को एंजॉय करते हैं, जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तब तक वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक गलत है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितने, हाउ मेनी पूछा हुआ है, स्टेटमेंट जो है इज आर करेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फर्दर अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 आपको पता है, इनका रिन्यूमरेशन जो है, रिम्यूनरेशन ये पार्लियामेंट से डिराइव नहीं होता है, जबकि ये डिसाइड कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पे आर्टिकल 76 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं और ये राइट टू स्पीक का पावर है, बट वोटिंग पावर इनका नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट के बारे में कि अटॉर्नी जनरल जो है होल टाइम कॉन्सोल नहीं होते हैं, ये भी बात है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को एंजॉय करते हैं, मतलब उनके प्लेजर पे है कि जब तक प्रेसिडेंट ना कहें तब तक इनको रिमूव नहीं किया जाता। बेसिकली गवर्नमेंट चेंज होती है, अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाता है, बिकॉज अटॉर्नी जनरल वर्क्स एज ए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड दैट टू ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली जिसका गवर्नमेंट होगा उसके फेवर्ड अटॉर्नी जनरल होने चाहिए। ऐसा रूल नहीं है मतलब कि वो चेंज ही हो, बट जनरली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि नॉट ए ये एक गवर्नमेंट के सर्वेंट भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अलाउड है ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब ही कैन इवन प्रैक्टिस जो है प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस ये कर सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना। समटाइम्स होता है ना कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, बट ही कैन एक्चुअली, क्योंकि ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ 149 के अंदर देखोगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ डैशबोर्ड लॉन्च बाय, ये डैशबोर्ड की बात कर रहा है, डैशबोर्ड लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सेस एंड मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रेलेवेंट पैरामीटर्स। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को मॉनिटर एंड प्रोग्रेस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, एक्चुअली उसका नाम है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि, अब देखो यहाँ पे एक्सेस एंड मॉनिटर की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा दृष्टि से देख सकते हैं ना कि आई एक विजन बता रहा है वैसे। ठीक है, अब बाकी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रज्ञा क्या है, दिव्या चाक्षु क्या है, अंत अंत ज्ञान क्या है, ये एक्चुअली आगे पूछा जा सकता है, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, देखो अंतर्दृष्टि जो है इनसाइट्स के बारे में बताएगा, मॉनिटरी विजन है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है। अंतर्दृष्टि लॉन्च किया गया था बाय गवर्नर शशिकांत दास, इसके पहले थे जो गवर्नर, वो इन्होंने लॉन्च किया था। पर्पस था कि प्रोवाइड करेगा इंसाइट टू एक्सेस एंड मॉनिटर फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोग्रेस, अलाउ करेगा फॉर टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन। ठीक है, कि टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन किया जा सकता है जब प्रॉपर मॉनिटर और वो सब सारी चीज़ें होंगी। तो ना यहाँ पे थोड़ा सा मेमोरी के लिए याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं कि देखो दृष्टि है, दृष्टि क्या बताता है, साइट बताता है, और ये साइट क्या करना है, इसके मॉनिटरिंग से, मतलब बेसिकली दृष्टि मॉनिटरिंग, वैसी वाली चीज़ें से याद रखोगे तो अंतर्दृष्टि फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड को मॉनिटर करने के लिए है। ठीक है, नाउ यहाँ पे सिंगोल उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, एज इट वॉज सेटअप इन द न्यू पार्लियामेंट, राइट। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है कि सिंगोल इंस्टॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया वाज सीन एज अ सिंबल, ये क्या है, सिंबल ऑफ पाथ ऑफ सर्विस, ड्यूटी एंड नेशन इन विच एम्पायर ऑफ द पास्ट। देखो बेसिकली ये जो है सिंगोल, ये सिंबल ऑफ द पाथ ऑफ किसका है, सर्विस का, ठीक है, ड्यूटी का एंड नेशन का। और ये कौन से एम्पायर का पार्ट था सिंगोल इसके पहले, तो वो बेसिकली चोला एम्पायर का पार्ट था। नाउ फर्दर इसके बारे में हम देखते हैं कि सिंगोल जो है इसके टॉप पे
हम यहाँ पे देखेंगे पिक्टोरियली। इसके टॉप पे यहाँ पे देखो, टॉप पे कौन सा है, नंदी है, ठीक है। नंदी मतलब बेसिकली जो शिव भगवान का बुल या वैसे देखते हो, और ये सिंबलाइज क्या करता है, जस्टिस को, ठीक है। नाउ अलॉन्ग विद दिस सिंगल ओवरऑल स्टैंड्स फॉर राइचुअसनेस। इस बात का ध्यान रखना कि सिंगल जो है ये राइचुअसनेस के लिए स्टैंड करता है। नाउ फर्दर जो है ये एक सिंबल है, सिंगल जो है सिंबल है किसका, इंडिपेंडेंस, एज इट सिग्निफाइज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। बेसिकली ये जो है सिंबल है इंडिपेंडेंस का, ठीक है। और ये सिग्निफाई क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ पावर। जब ब्रिटिशर ने ट्रांसफर किया था पावर को, तो जवाहरलाल नेहरू जी को, जो ब्रिटिश का वॉशर था माउंटबेटन, उसने जो है सिंगल को वो जवाहरलाल नेहरू को दिया था ताकि वो सिंबलाइज कर सके ट्रांसफर ऑफ पावर। ये कंसेप्ट जो है चोला एम्पायर से लिया गया था, राइट। अब यहाँ पे फर्दर एक थोड़ा सा वैल्यू एडिशन है वो देख लेते हैं। गुप्ता एम्पायर का जो टाइम पीरियड था 4 to 6 सेंचुरी एडी था। सुंगा एम्पायर जो है 187 to 73 BC था। पांड्यन एम्पायर जो है 12 से 14 एडी था। चोला एम्पायर जो है 848 से लेकर 1279 एडी तक था, ठीक है। राइट आंसर डी हो गया। नाउ ये जो है जो सिंबल है इसको अडॉप्ट किया गया है जो नेशनल सिंबल ऑफ अमृतकाल। तो अमृतकाल का नेशनल सिंबल कौन सा है, तो वो है सिंगोल। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब इतना देखें तो इसका ओरिजिन हुआ था, द ट्रेडिशन ऑफ सिंगोल डेट बैक्स टू द चोला डायनेस्टी। और चोला डायनेस्टी कौन से रीजन में था, तमिलनाडु वाले में। सिंबोलिज्म क्या है, रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, एंड द रूलर्स कमिटमेंट टू धर्मा। एक तो ट्रांसफर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये साथ में रूलर का कमिटमेंट टू धर्मा जिसको राइचुअसनेस बोलते हैं, एंड जस्ट रूल यानी कि जस्टिस प्रॉपर होना चाहिए। मॉडर्न कंटेक्स्ट क्या है कि ये सिंगोल जो है रिसीव्ड बाई पीएम नेहरू इन 1947 टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश रिसेंटली इंस्टॉल इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। पूरा ओवरऑल समराइज हो गया यहाँ पे। आई होप कि आज का इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको सही लगा होगा, एंड डू गिव्स अ थम्स अप टू मेक द क्रिएटर हैप्पी एंड एज वेल एज टू शो योर सपोर्ट फॉर दिस, क्योंकि जितना थम्स अप आएगा इससे ये समझ में आएगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखे हो, ठीक है। एंड ऑल एज वेल एज कमेंट भी, ताकि और भी वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर कमेंट और वो सब चीज़ें आती, लाइक वगैरह या फिर सपोर्ट आता, तो मैं बाकी वैल्यू एडिशन को भी ऐड कर सकता था, ठीक है। उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो तभी होगा जब आप कमेंट और ये करोगे, तभी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी देकर लाऊंगा। अभी जितना है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बट इससे और भी ज़्यादा लेकर आ सकता था मैं जब आपके कमेंट्स वगैरह आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।